ओके 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 सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का लास्ट क्लास, फाइनल क्लास रहेगा। ये क्लास बहुत छोटा क्लास रहेगा, कुछ चंद टॉपिक्स जो है ये बच चुके हैं, वो हम लोग कर लेंगे आज। इसके बाद का जो चैप्टर्स है वो भी बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, तो वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा, एक एक दो दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, इस चैप्टर को हम लोग अभी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, इस चैप्टर का जो नोट्स है ना वो आप सबको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जो रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट हैं उनको तो भाई मेरे मिल चुका है अपने, कहाँ पे बताओ, एप्लीकेशन पे। एंड जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, क्योंकि ये वीडियोस एसएम के जो वीडियोस है ये हम लोग यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, तो यूट्यूब के जो बच्चे हैं उनको जो है मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर यूट्यूब पे भी जाने वाला है। टाइप्स ऑफ लीडरशिप देखेंगे हम लोग, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है। क्या बताओ, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। ओके, टाइप्स ऑफ लीडरशिप मतलब क्या होता है कि लीड करने का तरीका, अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं, अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं जिससे लीडरशिप करा जाता है। ठीक है, लीड किया जाता है, समझ में आ रहा है। ओके, देखो क्या क्या लीडरशिप यहाँ पे बता रखे हैं उन लोगों ने बताया सर डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, पहली बात तो सर उन लोगों ने जो बताया वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, उसके बाद है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, उसके बाद है लेज़ी-फेयर लीडरशिप, उसके बाद है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, उसके बाद है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, उसके बाद है कोच स्टाइल लीडरशिप, उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। समझ में आ रहा है? तो ये अलग अलग प्रकार की लीडरशिप्स है। अच्छा, इसको पढ़ना कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में बहुत भारी भरकम पैराग्राफ्स जो है वो है, लेकिन आपको उस प्रकार से नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ समझ के जाना है। ये वाला टॉपिक समझ के जाना है। क्या समझ के जाना है कि हाउ इज़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप डिफरेंट फ्रॉम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, हाउ इज़ लेज़ी-फेयर लीडरशिप डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, हाउ इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो इनका मीनिंग समझ लेना है आपको बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपका मीनिंग समझ में आ जा रहा है तो आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं आने वाला। इस जो है इनमें से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तब कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं होगी आपके लिए। ओके, डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है वो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। नाम से समझ में आ रहा है, डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। नाउ ये जो डेमोक्रेसी है ये कैसे चलता है, ये एक लीडर रहता है, इसके पास जनता रहता है। अब आप सोचोगे सर बिज़नेस में जनता मतलब कौन सर, कस्टमर्स? नहीं, यहाँ पे जो जनता है वो रहेगा अपने कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज़। ठीक है, फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़, फैक्ट्री के मेंबर्स। ठीक है, अब इनको लीड कर रहा है कौन, ये लीडर है ना। तो इसका क्वालिटी है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब ये होता है कि ये इनपुट लेता है, हर एक मेंबर से वो इनपुट लेता है, वो जनता का सुनता है, जनता को जो चाहिए होता है उसके हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग इसका होता है इस हिसाब से, अगर इस हिसाब से हो रहा है, जनता का सुन रहा है, अपने टीम मेंबर्स का सुन रहा है और फिर वो लीड कर रहा है, तो इस प्रकार के लीडरशिप को कहा जाता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। ओके, नेक्स्ट है अपना ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। क्या बताओ, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप पहले सुना होगा आपने। हाँ जी, सिंपल चीज़ है। देखो, डेमोक्रेटिक लीडरशिप का उल्टा फॉर्म होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इन अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द लीडर टेक्स इनपुट फ्रॉम द मेंबर्स एंड देन टेक्स अ डिसीजन, बट इन अ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप द लीडर डजंट केयर अबाउट एनी मेंबर्स इनपुट, स्पेशली इनपुट्स। ओके, उनका जो सजेशंस है, उनका जो कुछ सुझाव अगर उनको देना है तो वो सुनना नहीं है, वो अपने हिसाब से चलता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है रेयरली इफेक्टिव। अगर आप इस प्रकार से लीडरशिप कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ आप अपने सोचते हो और आप जो सोच रहे हो वही सही है, इसके हिसाब से आप चलते हो, तब दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो उसमें कहा जाता है कि ये ऑटोक्रेटिव लीडरशिप जो है रेयरली इफेक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये एक प्रकार का लीडरशिप है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, विच इज़ डेफिनेटली एंड कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेटिक लीडरशिप। समझ में आ रहा है? ओके, लेज़ी-फेयर लीडरशिप, इसका मतलब क्या होता है? लेज़ी-फेयर का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। लेज़ी-फेयर का मतलब होता है लेट देम डू। क्या बताओ, लेट देम डू, लिख लो फटाफट। लेज़ी-फेयर का मतलब होता है लेट देम डू, लेट देम डू, उनको करने दो। ठीक है, उनको करने दो। तो लेज़ी-फेयर लीडरशिप ये कहाँ पे देखने को मिलता है अगर आप मुझको पूछो, ये एक प्रकार का फ्रेंच टर्म है।
ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो देखने को मिलता है हमको अपने स्टार्टअप्स वगैरह पे। कैसे सर, किस हिसाब से सर, ये बता दो। देखो, लेजी स्फीयर का मतलब ये होता है लेट देम डू। अब स्टार्टअप में जो लीडर रहता है ना, किसी भी स्टार्टअप में जो लीडर रहता है, वो लीडर करता क्या है? वो लीडर बेसिकली ये सोचता है कि भैया मैं डिसीजन लूँगा ना, तो मैं अकेले अपने हिसाब से डिसीजन नहीं लेने वाला, मैं इनको करने दूंगा, क्योंकि स्टार्टअप है। जो लीडर लीड कर रहा है वो भी नया है इस चीज़ में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो अपने मेंबर्स को अपने हिसाब से काम करने के लिए अलाउ करेगा। उनको पहले तो ये बता देगा कि भैया ये काम है, आपको करना है। उसके बाद वो उसको छोड़ देगा, बोलेगा तू तू अपने हिसाब से कर ले, तू अपने हिसाब से देख। अगर अपने हिसाब से तू कर रहा है और अच्छी तरीके से कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो लेट देम डू। लीडर क्या करता है, अपने मेंबर्स को अब छोड़ देता है, खुला छूट कि तुम करो अपने हिसाब से, ठीक है। तो तुम अपना डिसीजन तुम खुद लो, तुम अपने डिसीजन के हिसाब से करो। तो ये एक प्रकार का लीडरशिप होता है, ठीक है, जहाँ पे लीडर जो है ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं अपने मेंबर्स लोगों को भी। समझ में आ रहा है? तो नो मेजर ऑफिस पॉलिसीज़ या फिर वर्क का कोई जो है टाइम टेबल वगैरह वो लीडर सेट नहीं करता। कहता है कि ये स्टार्टअप है, तुमको पता है कि यार ये नया नया चीज़ है, तुमको बहुत अच्छे से पहले बहुत अच्छे से तुमको करना होगा और टाइम टू टाइम जो आपका डेडलाइन है वो मीट करना होगा। अगर आपका डेडलाइन 4 घंटे में मीट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका डेडलाइन 8 घंटे में मीट हो रहा है, तब 8 घंटे ले लो, ठीक है ना। अपने काम के हिसाब से आप टाइम लगाओ। ऐसा कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि आपको 2 घंटे काम करना है, आपको 8 घंटे 12 घंटे काम करना है। आपको अगर मन कर रहा है 14 घंटे काम करने के लिए, आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको मन कर रहा है 8 घंटे काम करने के लिए, आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि ये एक जो है अपने पॉजिटिव वे में काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि नेग्लिजेंट वे में काम हो रहा है। तो ये स्टार्टअप वगैरह जो है ना, ये एक प्रकार का लेजी स्फीयर लीडरशिप जो है वो देखता है एंड वो इस प्रकार से लीड करता है। तो इस प्रकार का लीडरशिप आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, कहाँ पे, स्टार्टअप वगैरह पे। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। अच्छा, इस नाम से ही पता लग रहा है कि सर स्ट्रैटेजिक लीडरशिप है। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप का मतलब क्या होता है? सिंपल चीज़ है। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप का मतलब होता है कोई भी डिसीजन वो लेना चाहता है तो वो पहले स्ट्रैटेजी बनाता है उस डिसीजन को लेने के लिए। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एक बहुत ही कॉमन प्रकार का लीडरशिप है जिसमें यहाँ पर उन लोगों ने लिख के भी रखा है कि कॉमनली इफेक्टिव, ठीक है। एंड लेजी स्फीयर में उन लोगों ने लिख के रखा है कि समटाइम्स इफेक्टिव। और डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है ये भी कॉमनली इफेक्टिव ही है, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजिक लीडरशिप कॉमनली इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? कॉमनली इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर तुम प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी बना के फिर जाके तुम अपना कोई भी किसी प्रकार का डिसीजन ले रहे हो, लीड ले रहे हो, तब तो बहुत अच्छी बात है ना। तब तो बहुत अच्छी बात है, जब तक कि ना तुम्हारा ग्रोथ वगैरह जो है उसमें तुम्हारा ध्यान जाए, ठीक है। अगर कंपनी का ग्रोथ हो रहा है प्रॉपरली तो बहुत अच्छी बात है, तुम स्ट्रैटेजी बना के लीडरशिप करते रहो, ठीक है। हाँ जी, देखो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप में जो लीडर रहता है ना, वो एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है कि उसका जो करंट सिचुएशन है वो हैम्पर ना होके अपने कंपनी का डेवलपमेंट, ठीक है। करंट वर्किंग कंडीशन जो है स्टेबल रहे और अपने जो है इंटरेस्ट को भी वो देखता रहे। इंटरेस्ट मतलब कहाँ पे डेवलपमेंट करना है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पे ग्रोथ है, वो वाला चीज़। तो इस प्रकार से वो स्ट्रैटेजी बना के डिसीजन लेता है। समझ में आ रहा है? तो इसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। सिंपल चीज़ है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत डेंजरस चीज़ है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप समटाइम्स इफेक्टिव लिखा है यहाँ पे, यहाँ पर भी समटाइम्स इफेक्टिव लिख के रखा है। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मतलब उसको चेंज चाहिए होता है। ये जो लीडर होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इसको चेंज चाहिए होता है। हर वक्त हर जगह पे वो पुश करता रहता है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपना जो है उसका जो मतलब लिमिट है उसको पुश करता रहता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए, आउट ऑफ इट्स लिमिट्स वो काम करने के लिए। समझ में आ रहा है? उसको ट्रांसफॉर्म, देखो एक एम्प्लॉय अगर पकड़ लो 1 हफ्ते में 30 घंटे काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, 30 घंटे काम कर रहा है, 30 आवर्स वो काम कर रहा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है ना, वो ट्राई करेगा उसको पुश करने के लिए 40 आवर्स के लिए, ठीक है। उसको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ हो रहा है कंपनी में
उससे चेंज चाहिए उसको इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, कैसे हमारा जो पकड़ लो नेटवर्थ कंपनी का यहाँ से वहाँ पहुँच गया, तो वो कैसे पहुँचना है, कैसे इसको चेंज करे, कैसे न्यू चीज़ें लाए कंपनी में, तो वो वाला सारा चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप इज़ ऑलवेज ट्रांसफॉर्मिंग। क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप इज़ ऑलवेज ट्रांसफॉर्मिंग। समझ में आ रहा है? इज़ ऑलवेज ट्रांसफॉर्मिंग एंड इम्प्रूविंग अपॉन द कंपनीज कन्विक्शंस। एम्प्लॉयज़ माइट हैव अ बेसिक सेट ऑफ टास्क एंड गोल, लेकिन जो अपना लीडर है वो उस टास्क एंड गोल को अचीव करवाएगा एंड उसके अलावा भी अलग टास्क एंड गोल भी उसको पुश करेगा करने के लिए, क्योंकि उसको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगा। समझ में आ रहा है? अपने कंफर्ट जोन से पुश करना, वो कौन करता है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। नेक्स्ट है अपना बहुत इजी, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ये जो है ना, ये एक रिवार्ड गिविंग लीडरशिप स्किल है या फिर टेक्निक है, कह सकते हो। रिवॉर्ड गिविंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। कहीं पर भी उसको कुछ भी इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, वो कैसे मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो कैसे अपना एम्प्लॉयज़ पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, वो रिवॉर्ड्स देके। अगर तुम आज ये काम कर रहे हो, कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है कंपनी को, एंड देन ऑल्सो एट द सेम टाइम तुम प्रॉपरली काम कर रहे हो, तो तुमको रिवॉर्ड देगा, तुमको और बेटर करने के लिए। तो ये होता है अपना ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। इसको क्या कहा जाता है? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ये क्या करता है? रिवॉर्ड देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। डिफरेंस समझ में आ रहा है? वो रिवॉर्ड किसको देता है बताओ फटाफट? एम्प्लॉयज़ को। क्यों? क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है। और किस प्रकार का रिवॉर्ड देता है? बोनस वगैरह दे दिए, इंसेंटिव्स दे दिए, तो ये सारा चीज़। तो ये होता है अपना ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, जहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। कैसे लीड करता है? बाय गिविंग इंसेंटिव्स, बोनस, रिवॉर्ड्स। समझ में आ चुका है? ओके, ठीक है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप हो चुका है। नेक्स्ट है अपना कोच स्टाइल लीडरशिप। क्या बताओ? कोच स्टाइल लीडरशिप। अब ये कोच स्टाइल लीडरशिप क्या है? देखो, सिंपल चीज़ है। देखो, किसी भी टीम का जो कोच रहता है ना, वो क्या करता है? उसका बेसिक काम क्या होता है? वो अपने टीम के हर एक मेंबर्स का स्ट्रेंथ, वीकनेस आइडेंटिफाई करता है। तो ये सेम चीज़ होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। जिस भी लीडर जो है वो कोच स्टाइल लीडरशिप करना चाहता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो है ना, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद उसको नर्चर करता है कि उसका जो रिक्वायरमेंट है, जो चाहिए होता है, जो गाइडेंस वगैरह, या फिर कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या करना चाहिए, उस हिसाब से वो उसको इम्प्रूव करवाता है, क्योंकि वो कोच है। कोच स्टाइल लीडरशिप है, तो कोच स्टाइल लीडरशिप जो है इस हिसाब से चलता है। तो ये जो अपना कोच स्टाइल लीडरशिप है, ये आपको समझ में आ चुका है। द कोच या फिर द लीडर जिसको कहा जाता है, फोकस ऑन व्हाट? आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ऑफ ईच मेंबर ऑन हिज और हर टीम। ये समझ में आ रहा है? ओके, ये हो चुका है अपना कोच स्टाइल लीडरशिप। बहुत ईजी था। नेक्स्ट, फाइनली लास्ट है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। रेयरली इफेक्टिव है ये। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब क्या होता है? इसका एक अलग स्टाइल है। ठीक है, ये सुनता है, सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता है। क्या सुन सकता है, क्या नहीं सुन सकता सर? इनपुट किसका? एम्प्लॉयज़ का। जैसे ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है ना, वो तो सुनता ही नहीं था, वो तो अपने हिसाब से चलता था। वो रिजेक्ट कर देता किसी भी प्रकार का इनपुट अगर एम्प्लॉय दे रहा है तो। ठीक है, अगर मतलब उसके, देखो, एम्प्लॉय कोई इनपुट दे रहा है और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का जो प्लान है उसके साथ अगर क्लैश हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो रिजेक्ट कर देता था। कौन? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। क्योंकि एम्प्लॉयज़ का अलग दिमाग है, मेरा अलग दिमाग है, मेरे साथ मिल नहीं रहा है, मैं अपना ही चलाऊंगा। तो ये होता है अपना ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में अलग है। वो सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता है। सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप कहाँ पे देखने को मिलता है? नॉर्मली जो है ट्रेडिशनल जो कंपनीज, ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो है, वहाँ पे आपको ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप देखने को मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप का एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि नॉर्मली ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, देखो, ये सुनता भी है, माइट लिसन मतलब सुन सकता है, मे बी। अब लिसन टू हुम? टू मेंबर्स, टू इनपुट्स ले लो।
ये समझ में आ रहा है, टू इनपुट्स। अब यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप जो है ना वो नॉर्मली ट्रेडिशनल जो रूल्स फॉलो होकर आ रहे हैं वही फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल। तो अगर बाई चांस आपका जो मेंबर है, मतलब ये ब्यूरोक्रेटिक लीडर का जो मेंबर्स है, ठीक है, वो अगर किसी प्रकार का आइडिया दे रहा है जो कि ट्रेडिशनली ये नहीं था, तो ब्यूरोक्रेटिक लीडर जो है ना वो रिजेक्ट कर देता है वो आइडिया। कहता है कि देखो हम अपने ट्रेडिशनल वे में बिजनेस कर रहे हैं और इतना आगे तक बढ़ चुके हैं, इतना ज़्यादा हम लोगों ने बेनिफिट एंड प्रॉफिट किया है, तो हम लोग क्यों नया चीज़ एक्सपेरिमेंट करके टाइम वेस्ट करें, अपना रिसोर्सेज वेस्ट करें। तो इस हिसाब से वो रिजेक्ट कर देता है। तो अगर नॉन ट्रेडिशनल कोई भी चीज़ आप उसको जो है सजेस्ट कर रहे हो ना, तो वो रिजेक्ट कर देता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। तो ये है अपना ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप जो कि रियली इफेक्टिव रहता है। अगर इफ़ यू आर नॉट अडप्टिव टू चेंज देन यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, सो यू हैव टू बी अडप्टिव टू चेंज, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है रेयरली इफेक्टिव, ठीक है। इतना ये डिफरेंस समझ में आ चुका है आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हो चुका है, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है मोटिवेशन। क्या देखेंगे हम लोग, बताओ? मोटिवेशन। आप सोचोगे सर ये मोटिवेशन कहाँ से आ चुका है। देखो हम लोग क्या देख रहे थे, पहले हम लोग ने लीडरशिप देखा है, अब टाइप्स ऑफ लीडरशिप देखा है। अब ये लीडरशिप, टाइप्स ऑफ लीडरशिप जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है स्कोप ऑफ डायरेक्शन से। वाई इज़ डायरेक्टिंग एसेंशियल, याद आ रहा है आपको? स्कोप ऑफ डायरेक्शन से आ रहा है ये सब कुछ। ये देखो, वाई इज़ डायरेक्टिंग एसेंशियल, ठीक है, वाई इज़ डायरेक्टिंग एसेंशियल। तो वाई इज़ डायरेक्टिंग एसेंशियल के अंदर में आता है आपका ये लीडरशिप। समझ में आ रहा है? लीडरशिप के बाद आएगा अपना क्या, बताओ? लीडरशिप के बाद आएगा अपना मोटिवेशन। और दो है वो मैं आपको पहले ये दो लीडरशिप एंड मोटिवेशन कराऊंगा, उसके बाद मैं वो दो करवाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लो यहाँ पे, अच्छा मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे फटाफट। दो बहुत छोटे छोटे चीज़ हैं जो आपको समझना है। ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, तो 1-2 नंबर आपको करवाना बाकी है, जो कि होगा ये वाला चीज़। देखो देख लो, पहला है नंबर 1 जिसको हम लोग कहते हैं सुपरविजन। क्या बताओ? हम लोग कहते हैं सुपरविजन। नंबर 2 जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। नंबर 3 जो हम लोगों ने देखा है वो है अपना लीडरशिप। नंबर 4 जो हम लोग देखने वाले हैं वो है अपना मोटिवेशन। ये समझ में आ रहा है? मोटिवेशन देखेंगे, फिर देखेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में ये अलग अलग चीज़ आएंगे, ठीक है। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन देखेंगे फिर। अंडरस्टूड? टाइप्स ऑफ लीडरशिप हो चुका है, उसके बाद देखेंगे हम लोग मोटिवेशन, फिर देखेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, अलग अलग है। उसके बाद लास्ट जो होगा यहाँ पे वो होगा कमांडिंग, ठीक है। कमांडिंग देखेंगे हम लोग। अच्छा, सुपरविजन कम्युनिकेशन बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अभी जो देखना है वो है मोटिवेशन। क्या बताओ? मोटिवेशन देखेंगे, ठीक है, ओके। फटाफट देख लेते एक बार। मोटिवेशन के बारे में क्या बताया यहाँ पे, सिंपल चीज़ है। बोले एम्प्लॉइज कम फॉरवर्ड टू वर्क इन एन एंटरप्राइज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड। उनका नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो आते काम पे। Past experiences reveals that in most cases they do not contribute towards the organizational goal। क्योंकि वो अपना चलता है ना, वो अपने हिसाब के लिए आया भैया, उसके घर में जो है खाने के लिए अनाज नहीं है, वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए सोचेगा। जब उसका बेसिक नीड जो है फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद समय अगर मिलेगा उसको, तब जाके तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा है कि देखो मोस्ट केसेस दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। एज मच एज दे कैन, क्योंकि उसको एज मच एज दे कैन मतलब जितना वो कर सकते हैं उतना करते नहीं है। बिकॉज दे आर नॉट एडिक्वेटली मोटिवेटेड, बिकॉज दे आर नॉट एडिक्वेटली मोटिवेटेड। सिंपल चीज़ है, देखो वो काम करने के लिए जाता है, क्यों? पैसा चाहिए उसको, पैसा मिलेगा उसको तो वो काम करेगा। वो एडिशनली क्यों करेगा? वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए क्यों सोचेगा? क्योंकि उसका मोटिवेशन नहीं है। तो मोटिवेशन के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, कि अलग अलग हिसाब से बताओ सर मोटिवेशन कैसे मिलेगा। जैसे आप लोग कहते हो सर पढ़ाई के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, तो उसी हिसाब से काम करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, वही हम लोग पढ़ने वाले। डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन सजेस्टिंग फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। पे इज़ कंसिडर्ड ए प्राइमरी मोटिवेटर। अदर मोटिवेटर फैक्टर्स आर एप्रिसिएशन ऑफ हार्ड वर्क, सेंस ऑफ अचीवमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पावरमेंट,
अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, सेंस ऑफ चैलेंज एंड एन्जॉयमेंट। देखो इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, बहुत सिंपल चीज़ है। देखो एप्रिसिएशन ऑफ हार्ड वर्क, एप्रिसिएशन कैसे करते हैं हम लोग? हाँ जी, एप्रिसिएशन कैसे करते हैं हम लोग? देखो तुम्हारा एम्प्लॉय अगर कुछ अच्छा अचीव कर रहा है ना, तो उसको अप्रिशिएट करो कि वेल डन, सबके सामने अच्छा अच्छा तारीफ़ करो। ये जो आपको अवार्ड वगैरह मिलता है ना, आप देखते हो ना, आपका कोई भी ब्रदर सिस्टर अगर कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, उनको ट्रॉफीज़ वगैरह मिलता है छोटा छोटा, है ना? तो वो क्या है, वो अप्रिशिएट किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को। क्यों? टू मोटिवेट देम सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के बारे में सोचे, समझ में आ रहा है, कंट्रीब्यूट करे। उसके बाद है सेंस ऑफ अचीवमेंट। तो उसको तुम कुछ दोगे तब ना उसको लगेगा कि यार हाँ अचीव किया है मैंने कुछ, है ना? सबके सामने तुम तारीफ़ करोगे, वो भी एक प्रकार का अचीवमेंट है। तो उसको सेंस ऑफ, तुम कुछ दे रहे हो उसको, हालांकि ऑरली दे रहे हो या फिर तुम कोई गिफ्ट वगैरह दे रहे हो या फिर कुछ अवार्ड वगैरह दे रहे हो, अचीवमेंट का फीलिंग आना चाहिए कि हाँ जी मैंने ये अचीव किया है। उसके बाद है सेंस ऑफ अचीवमेंट हो चुका है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। उसको रिस्पॉन्सिबल फील कराओ कि भैया तुम्हारे बिना तो ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगा ही नहीं, तुम में इतना पावर है ना भाई, मेरे तुम में इतना पावर है कि मतलब क्या ही बताओ, तुम अकेले ऑर्गेनाइजेशन को चला लोगे। एम्पावरमेंट फील कराओ उसको। फिर है अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट। उसको दिखाओ कि अगर तुमने ऐसा ऐसा किया तो तुम भी, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, कैसे अच्छा होगा, क्यों होगा, ये सब कुछ एक्सप्लेन करो। तुमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है अगर तुमने कंपनी के लिए काम कर रहे हो, गोल के लिए सोच रहे हो, तो वो उसको दिखाओ। फिर है सेंस ऑफ चैलेंज एंड एंड एन्जॉयमेंट। देखो आप लोग देखोगे बहुत सारे क्या कहते हैं इसको, कॉरपोरेट्स में जो है फन फ्राइडे करके एक जो है इवेंट वो लोग करते हैं एवरी फ्राइडे, कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह जहाँ पे इन्जॉयमेंट हो, काम करने के लिए मन करे। फिर है सेंस ऑफ चैलेंज, वो कोई कंपटीशन रख देगा एक टीम के साथ दूसरी टीम के साथ, है ना? एक टीम दूसरी टीम के साथ कंपटीशन रख देगा, बताएगा बताओ कौन अच्छा है, कौन बेटर है, दिखाओ। तो इस हिसाब से जो है ये एक प्रकार के मोटिवेटिंग फैक्टर्स बन जाते हैं फॉर एन एम्प्लॉय। तो ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में अलग अलग दिग्गजों ने, मैंने पहले भी बता रखा है, यहाँ पे दिग्गज बहुत सारे हैं, अलग अलग दिग्गजों ने अलग अलग प्रकार के उन लोगों ने बता रखा है कि ये थ्योरीज है मोटिवेशन का। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले थोड़ा बहुत, ठीक है? ये जो बंदा है सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले, इस बंदे का नाम है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स, हायरार्की ऑफ नीड्स, हायरार्की ऑफ नीड्स, इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। देखो हायरार्की का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, है ना? एक तुम्हारा किसके ऊपर कौन है, समझ में आ रहा है? द मोस्ट अच्छा, यहाँ पे हायरार्की ऑफ नीड्स में थोड़ा मीनिंग चेंज होगा। मीनिंग ये चेंज ऐसा होगा कि उसको कौन सा चीज़ मोस्टली नीडफुल चीज़ जो है वो चाहिए होता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है, वो हायरार्की होता है, मतलब एक के बाद एक आता है। टॉप नीडफुल चीज़ क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद नीचे भी हम लोग देखेंगे कि बाकी कितने कितने नीड्स होते हैं किसी इंसान का, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये हम लोग देखने वाले मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में, ठीक है? ओके, अच्छा, ये मोटिवेशन अभी भी चल रहा है, इसलिए हम लोग कमांडिंग में अभी तक गए नहीं। कमांडिंग लास्ट में करेंगे हम लोग, ये कमांडिंग वाला सेक्शन लास्ट में करेंगे। फिर सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन भी लास्ट में करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है? ओके, ये हम लोग अभी अच्छे से देख लेंगे फटाफट। देखो अब्राहम ने क्या बताया, देखो फटाफट। अब्राहम मैस्लो postulated that a person will be motivated when his needs are fulfilled। एक इंसान कब मोटिवेटेड रहता है कुछ भी करने के लिए? जब उसके नीड फुलफिल हो। तो अभी हम लोग उस नीड के बारे में देखने वाले, ठीक है? द नीड स्टार्ट्स फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल, बेसिक नीड, एंड कीप्स मूविंग अप एज अ लोअर लेवल नीड इज फुलफिल्ड। बिलो इज द हायरार्की ऑफ नीड। सबसे पहले इज द हायरार्की ऑफ नीड, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, सोशल नीड,
फिर है सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है कंटिन्यूएशन है इसी चीज़ का, तो ये अलग से नहीं है, ये अलग नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है इसी लाइन का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अच्छा, अच्छे से देखो फटाफट। फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल नीड जो सबको चाहिए होता है। तो फिजिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है, 6, 7, 8 में पढ़ रखा है। बताओ फटाफट। फूड, शेल्टर एंड वाटर। बताओ क्या? फूड, वाटर, शेल्टर। फूड, वाटर, शेल्टर। फूड, वाटर एंड शेल्टर। क्या बताओ? फूड, वाटर एंड शेल्टर, ये आपका फिजियोलॉजिकल नीड। अब ये जो टेबल होगा ना, ये टेबल मैंने बना के रखा है, टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें जो है सबसे टॉप में जो है वो कौन सा आएगा एंड सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, आपको समझाता हूँ। ये वाला लास्ट है, ये टॉप वाला लास्ट है। ये लास्ट नीड है जो आपको चाहिए होता है, और ये फर्स्ट नीड है जो आपको चाहिए होता है। देखो, कोई भी इंसान अगर है ना, कोई भी इंसान अगर है, उसका सबसे नियरेस्ट नीड क्या होगा? फूड, शेल्टर एंड वाटर, है ना? नियरेस्ट होगा। इससे दूर दूसरा होगा, इससे दूर दूसरा होगा, इससे दूर दूसरा होगा। तो ये इंसान यहाँ पर है, समझे? ये जो इंसान है ना, ये यहाँ पर है, तो इसके सबसे करीब कौन सा नीड रहेगा सबसे पहले? बताओ फटाफट। ये वाला जो नीड होगा ना, ये सबसे नियरेस्ट नीड रहेगा, वो होगा ये। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका सबसे नियरेस्ट नीड जो होता है फिजियोलॉजिकल नीड। क्या होता है बताओ? फिजियोलॉजिकल नीड। लिख लो फटाफट, डायग्राम ड्रॉ कर लो, भूलोगे नहीं फिर। क्या होता है? फूड, वाटर, शेल्टर एंड स्लीप भी। ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझ में आ चुका है? फूड, वाटर एंड शेल्टर, ये एकदम नीचे आएगा। उसके ऊपर क्या आएगा पता है? नहीं पता? बताओ सर। उसके ऊपर आएगा आपका, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका, बताओ क्या हो सकता है? आपका फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप जो है ये आपका हो चुका है। उसके बाद क्या हो सकता है बताओ? उसके बाद होगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। घर है, सेफ्टी कहाँ है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड बताओ क्या? सिक्योरिटी। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये रहेगा आपका सेकंड वाला। ये फर्स्ट नीड है, ये फर्स्ट नीड है, ये आपका रहेगा सेकंड नीड, जो कि होगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये समझ में आ चुका है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, देखो एक चीज़, ये हो चुका है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में सर क्या क्या सिक्योर होना चाहिए सर, वो तो बता दो। सिंपल चीज़ है जो आपको सिक्योर होना चाहिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में, वो होगा सिक्योरिटी ऑफ इनकम। क्या बताओ? सिक्योरिटी ऑफ इनकम। उसके बाद सर, उसके बाद है सैलरी। ठीक है, बॉडी का सेफ्टी भी तो चाहिए होता है आपके शरीर का। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी में आ जाता है ये। टू हैव अ प्लेस टू लिव, ठीक है, टू हैव अ प्लेस टू लिव। उसके बाद आएगा आपका, उसके बाद जो आएगा आपका बताओ, गुड हेल्थ। क्या आएगा बताओ? गुड हेल्थ आएगा।
ठीक है, गुड हेल्थ आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा फिनेंशियल एड चाहिए होगा, फिनेंशियल एड, ठीक है ना। उसके बाद है स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप भी चाहिए होगा, परमानेंट स्कॉलरशिप, ठीक है, परमानेंट स्कॉलरशिप। क्या समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी समझ में आ चुका। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर एक चीज़ बता दो मेरे को, एक चीज़ बता दो सर, ये इनकम सैलरी ठीक है, बॉडी एम्प्लॉयमेंट ठीक है, प्लेस टू लिव, गुड हेल्थ, ये सारा क्या है सर, ये सारा क्यों चाहिए होता है सर? भाई देखो, और ये आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सर ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, ये लीडरशिप वगैरह में क्यों पढ़ रहे हैं? लीडरशिप नहीं पढ़ रहे हम लोग, पढ़ रहे हैं मोटिवेशन। अब सुनो एक चीज़, तुम्हारा एम्प्लॉय है, तुम्हारा एम्प्लॉय का अगर हेल्थ गुड नहीं है, फिनेंशियल एड नहीं है उसके पास, जगह नहीं है रहने के लिए, वो इफेक्टिवली काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर इफेक्टिवली काम। तो इसीलिए ये सारा चीज़ जो है हम लोगों ने मोटिवेटिंग फैक्टर्स में डाल रखा है कि आपको चेक करना है कि ये सारा चीज़ नीडफुल चीज़ जो है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं। समझे भाई मेरे? उसके बाद क्या आएगा सर? उसके बाद है ब्यूटीफुल सा एक टॉपिक जो हम लोग कहते हैं इसको, ये हो चुका है। उसके बाद देखो सेफ्टी वेफ्टी सब कुछ ठीक है। उसके बाद है बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस एंड लव। क्या बताओ? ये थर्ड है, ठीक है। बिलोंगिंगनेस एंड लव, ये तो चाहिए होता ना भाई मेरे। अगर प्यार नहीं है तो काम कैसे करेंगे, किसके लिए काम करें हम? ए फगुनिया बताओ, किसके लिए काम करें? बताओ ना फगुनिया। हाँ, तो ये समझ में आ चुका है आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है बिलोंगिंगनेस एंड लव। अब इसमें आएगा आपका रिलेशनशिप विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, कलीग्स, टीम मेंबर्स, वो बिल्डअप करना है, ठीक है। ये सर ये भी क्या दायित्व जो है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का है। वैसे बोला जाए तो हाँ, कि आपको ध्यान में रखना होगा आपके टीम मेंबर्स जो है एक साथ अच्छे तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन करके चल रहा है कि नहीं, बॉन्डिंग तो है कि नहीं, तो ये सारा चीज़। तो बिलोंगिंगनेस एंड लव में क्या आएगा बताओ? रिलेशनशिप विद आवर फैमिली, फैमिली एंड friends and then colleagues, team members, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नंबर 3 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है सर क्या, नेक्स्ट बता दो सर फटाफट। नेक्स्ट जो आएगा आपका वो आएगा बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक, वो है सेल्फ स्टीम। क्या बताओ? सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम चाहिए होता है क्या सर? ये 4th पॉइंट होगा, ठीक है। क्या चाहिए होता है सर? सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम, स्टेटस, एक काम करने का प्राउडनेस तो चाहिए होगा कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ जी बताओ ना। हाँ सर ये तो सही बात है, वो तो चाहिए होता है। तो क्या चाहिए होता है? स्टेटस, प्रमोशंस, रिस्पेक्ट, रेजेस, गुड ग्रेड्स, प्राइजेस, ये सारा चीज़ चाहिए सर। ये तो पूरा स्कूल हो चुका है सर। हाँ ये एक प्रकार का स्कूल ही है, लेकिन बड़े लोगों का स्कूल है। छोटे लोगों का स्कूल होता है, बड़े लोगों के स्कूल को हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए होता है? स्टेटस, स्टेटस चाहिए, प्रमोशंस, फिर चाहिए रिस्पेक्ट, फिर चाहिए रेजेस, फिर चाहिए गुड ग्रेड्स,
फिर चाहिए प्राइजेस, सर एक शिलोंग का ट्रिप करवा दो, ये वाला चीज़। ठीक है, ये समझ में आ चुका है। ओके, बहुत ब्रिलियंट। अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना, ये तो लास्ट, एक्चुअली लास्ट ही पॉइंट है देखा जाए तो, ये लास्ट वाला पॉइंट होगा। ये पॉइंट होगा आपका, ये वाला पॉइंट होगा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या बताऊं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ स्टीम खत्म हो चुका है, उसके बाद आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक, सॉरी ये होगा नंबर, ये 4 हो चुका है, ये 5 वाला पॉइंट। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड एबिलिटीज। रियलाइजेशन ऑफ, बताओ क्या? रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड एबिलिटीज। ये समझ में आ चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर? बहुत बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। आई फील टावर समझा दिए सर आपने पूरा। ओके, तो ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये समझ में आ चुका है। ये डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ऊपर में भी यही है जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है ना, अभी यही चीज़ जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे, फटाफट देख लेंगे। ये चीज़ जो है सिंपल चीज़ है। एब्राहम मैस्लो postulated that a person will be motivated with his need when his need are fulfilled. The need starts from the lowest level, basic need, and keep moving up as a lower level need is fulfilled. मतलब नीचे वाला फुलफिल हो जाएगा तो ऊपर चल जाता रहेगा, है ना? नीचे वाला फुलफिल होगा तो ऊपर जाएगा, ये फुलफिल होगा तब ऊपर। सीधा ये फुलफिल ऐसा नहीं हो सकता। पहले रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद आपका सेफ्टी, फिर लव, फिर सेल्फ स्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। समझ में आ चुका है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये ऐसे करके आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हर्डबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है हर्डबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। क्या कहते हैं हर्डबर्ग्स? मैं आपको समझाता हूँ। 2 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, एक है जॉब डिससैटिस्फैक्शन, दूसरा होता है जॉब सेटिस्फैक्शन। ये कौन कहता है? हर्डबर्ग्स। ठीक है, हर्डबर्ग्स कहता है क्या, मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। देखो, हर्डबर्ग्स ने ना 2 फैक्टर थ्योरी निकाला। ठीक है, ओके। तो हर्डबर्ग्स क्या है? ये एक फेमस साइकोलॉजिस्ट था। ठीक है, इसने अपना एक आर्टिकल लिखा था, वन मोर टाइम। क्या बताओ? आर्टिकल का नाम था वन मोर टाइम। ठीक है, आर्टिकल लिखा था वन मोर टाइम। और इस वन मोर टाइम आर्टिकल में भाई साहब ने अपना 2 फैक्टर थ्योरी बोला था, निकाला था, या फिर बताया था, कह सकते हो। क्या बताओ? 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो इसका और एक नाम है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। क्या बताओ? मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, इसका और एक नाम है। ये हर्ट्जबर्ग का जो 2 फैक्टर थ्योरी है ना, इसका और एक नाम है जिसको हम लोग कहते हैं मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। ठीक है, मोटिवेशन क्या बताओ? मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। ओके, ठीक है, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। अब एक चीज़ समझना बहुत अच्छे से, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी एंड 2 फैक्टर थ्योरी सेम चीज़ है। और कहाँ पे लिखा था? वन मोर टाइम के आर्टिकल में। ठीक है, वन मोर टाइम के आर्टिकल में। फिर से बताओ, वन मोर टाइम के आर्टिकल में। इन द आर्टिकल वन मोर टाइम। ठीक है, वन मोर टाइम। क्या बताओ? वन मोर टाइम। ये समझ में आ चुका है सर? ओके,
अच्छा, दो प्रकार के जो है इनने बात बताया, दो प्रकार के टू फैक्टर थ्योरी है। पहला फैक्टर क्या है मैं आपको सबसे पहले बता दूं, तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, टू फैक्टर्स थ्योरी। तो लोग कब डिससेटिस्फाई होते हैं एंड लोग कब सेटिस्फाई होते हैं वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, ये क्या है बताओ? हर्ट्जबर्ग बताओ क्या? टू फैक्टर थ्योरी, हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। सबसे पहला आएगा जॉब डिससेटिस्फैक्शन, क्या बताओ? जॉब, दूसरा आएगा जॉब सेटिस्फैक्शन। एक होगा जॉब डिससेटिस्फैक्शन, दूसरा होगा जॉब सेटिस्फैक्शन। अब ये इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय, क्या बताओ? जॉब डिससेटिस्फैक्शन इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय, इन्फ्लुएंस्ड बाय क्या बताओ? हाइजीन फैक्टर्स। क्या बताओ फिर से? हाइजीन फैक्टर्स, ठीक है, हाइजीन फैक्टर्स। अब हाइजीन फैक्टर्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है वर्किंग कंडीशन, ठीक है। दूसरा आता है अपना कोवर्कर्स रिलेशन, उसके बाद आता है अपना पॉलिसीज एंड रूल्स, ठीक है, पॉलिसीज एंड रूल्स। उसके बाद आएगा आपका सुपरवाइजर क्वालिटी, जो सुपरवाइज करता है ना उसका क्वालिटी क्या है, ठीक है। लास्ट आएगा बेस, अगर वेज है तो वेज, फिर सैलरी, ठीक है। समझ में आ चुका है? हाँ जी, ओके। ये एक है। और दूसरा है जॉब सेटिस्फैक्शन में क्या आता है? इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेटर फैक्टर्स। ये जो है ना जॉब सेटिस्फैक्शन, ये इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय मोटिवेटर फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेटर फैक्टर्स। मोटिवेटर फैक्टर्स क्या क्या है? पहला है अचीवमेंट, लगभग सेम ही है जो हम लोगों ने देखा है, अचीवमेंट, ठीक है। दूसरा होगा रिकग्नाइजेशन, क्या बताओ? दूसरा होगा रिकग्निशन। उसके बाद आएगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आएगा आपका वर्क इटसेल्फ, उसके बाद आएगा एडवांसमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पर हर्ट्जबर्ग क्या कहता है पता है? हर्ट्जबर्ग कहता है कि भाई मेरे सुन, हर्ट्जबर्ग सिंपल सा चीज़ एक कहता है कि सुन, तेरे को इम्प्रूव करना है। क्या इम्प्रूव करना है? जॉब सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव करना है कि नहीं? हाँ जी। एंड डिक्रीज करना है क्या? एक तो इम्प्रूव करना है, और एक तो डिक्रीज करना है। एक इम्प्रूव करना है और एक डिक्रीज करना है। इम्प्रूव करना है जॉब सेटिस्फैक्शन, डिक्रीज करना है जॉब डिससेटिस्फैक्शन। एक बात बताओ, अगर जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा तो अच्छा होगा या बुरा होगा? जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा तो आपके एम्प्लॉयज़ जो है बहुत बढ़िया प्रकार से काम कर पाएंगे, है कि नहीं? हाँ, तो ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, और जॉब डिससेटिस्फैक्शन को डिक्रीज़ करने की आवश्यकता है। इसको कैसे करें सर? इसको करना कैसे? सिंपल चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। इम्प्रूव करो मोटिवेटिंग फैक्टर्स को। ये जो मोटिवेटर्स है ना, इसको इम्प्रूव करो। इम्प्रूविंग द मोटिवेटिंग फैक्टर्स, फिर से बताओ। इम्प्रूविंग द मोटिवेटिंग
फैक्टर्स, और ये डिक्रीजिंग द बताओ क्या, हाइजीन, सॉरी ये इंक्रीजिंग नहीं होगा, ये इंक्रीजिंग दी हाइजीन फैक्टर्स जो है, तो वो ऑटोमेटिकली जॉब डिससेटिस्फैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें भी इंक्रीज करना है, मतलब इम्प्रूव करना है ऊपर वाले में, और नीचे में भी इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव क्या करना है, इम्प्रूव दी हाइजीन फैक्टर्स। क्या होगा, जॉब डिससेटिस्फैक्शन डिक्रीज होगा, जॉब डिससेटिस्फैक्शन डिक्रीज होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा। क्या ये समझ में आ रहा है आप सबको? क्या ये क्लियर है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका पूरा चार्ट, इसको समझ लेना एक बार, ठीक है। सिंपल चीज़ है, एकदम सिंपल, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैकलेंस थ्योरी ऑफ नीड्स। मैकलेंस थ्योरी ऑफ नीड्स क्या बताओ, सेम चीज़ है जो कि रिपीट होता रहेगा, जैसे कि अचीवमेंट, एफिलिएशन, पावर। मैकलेन क्या कहता है, कहता है कि अ नीड टू अकम्प्लिश एंड डेमोन्स्ट्रेट ओन कॉम्पिटेंस, people will with a high need for achievement prefer tasks that provides for personal responsibility and result based on their own efforts। तो जिनको अचीवमेंट चाहिए होता है ना, वो क्या कहते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो ऐसे टास्क उनको चाहिए होता है जो उनको ही करना है, मतलब वो टीम मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं होता है, सो दैट वो उस काम को, उस काज को इस हिसाब से, इस प्रॉपर तरीके से करे कि उसका जो आउटकम है, उसका जो रिज़ल्ट है, वो सब कुछ डिपेंड हो उसी इंसान के ऊपर। और ऑब्वियसली वो थ्राइविंग इंसान है तो वो बेटर करने की कोशिश करेगा और पूरा क्रेडिट खुद लेगा, पूरा अचीवमेंट जो है वो खुद लेगा। समझ में आ रहा है? दे ऑल्सो प्रीफर क्विक एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर प्रोग्रेस। अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो फटाफट एक्नॉलेज करो उनको। एफिलिएशन मतलब a need for love, belonging and social acceptance. People with a high need for affiliation are motivated by being liked and accepted by others. They tend to participate in social gatherings and may be uncomfortable with conflicts. तो एफिलिएशन का मतलब यही होता है कि एक लव, एक सोशल एक्सेप्टेंस, एक क्या कहते हैं इसको, बिलोंगिंग जो है, एक कि हाँ मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। तो एक वो नरम किस मतलब प्रकार के इंसान होते हैं, ठीक है, नरम किस्म के इंसान होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो टेंड करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ पे, सोशल गैदरिंग्स पे, ठीक है। एंड वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं इन कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस। समझ में आ रहा है? एफिलिएशन। तो फटाफट अगर ऐसे आपको मिल रहे हैं एम्प्लॉइज़, ठीक है, जो इस नेचर के हैं, तो उनको इस हिसाब से हैंडल करना होगा। पावर, अ नीड फॉर कंट्रोल एंड वर्क और द वर्क of other people with a high need for power, desired situation which they exercise powers and influence over others. They aspire for positions with status and authority and tend to be more concerned about their level of influence than about effective work performance. तो इनको भी बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि जो इंसान, जो एम्प्लॉयज़ जो है पावर के बारे में सोचता है, वो टेंड करता है कि मैं उस पोजीशन में जाऊँ, वो सारा जॉब करूँ जहाँ पे मेरे को पावर और मैं किसी को ऑर्डर दे पाऊँ। वो लोग अपनी स्टेटस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं मोर देन दी आउटकम ऑफ दी वर्क, कि वर्क का आउटकम बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं, उनको पावर चाहिए, उनको उसको ऑर्डर देना है, ये वगैरह। तो उनको भी हैंडल करने के तरीका जो है वो आपको समझ लेना होगा बहुत अच्छी तरीके से। समझे भाई मेरे? यहाँ पर एक बार ऊपर वाले पैराग्राफ पढ़ लेंगे। मैकलेंस affirms that we all have three motivating drivers and it does not depend on our gender or age. One of these drivers will be dominant in our behavior. तो इनमें से कोई एक तो भैया डोमिनेंट रहेगा। The dominant driver depends on our life experiences. The three motivators are, उसके हिसाब से ये तीन मोटिवेटिंग फैक्टर्स होंगे। हम अभी भी मोटिवेशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्रूम्स थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। व्रूम क्या कहता है? विक्टर व्रूम्स स्टेटेड दैट पीपल विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड इफ टू कंडीशंस आर मेट। दो कंडीशंस मीट कर लो तो बहुत जो है प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड फील करेंगे। क्या? पीपल बिलीव इट इज़ लाइकली दैट देयर एफर्ट्स विल लीड टू सक्सेसफुल रिजल्ट।
उनको विश्वास दिलाओ कि भैया तुम काम करोगे तब जाके ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा, वरना होने नहीं वाला। दोज पीपल ऑल्सो बिलीव दे विल बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सक्सेस। उनको भरोसा भी दिलाओ कि भैया तुमने अगर ऐसा काम कर दिया तो तुमको बहुत अच्छा खासा पैसा मिलेगा, या फिर रिवॉर्ड्स मिलेगा, या फिर सक्सेसफुल एक पोजीशन पे जाओगे। फिर ये दो ही फैक्टर्स है। पीपल विल बी मोटिवेटेड टू एक्सर्ट अ हाई लेवल ऑफ एफर्ट। वो हाई लेवल एफर्ट्स दिखाएंगे व्हेन दे बिलीव देयर आर रिलेशनशिप बिटवीन द, ये इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या है, ये तो पहली बार वर्ड देख रहा हूँ। आर रिलेशनशिप, समझ में रहे, आर रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन द एफर्ट्स दे पुट फोर्थ एंड परफॉर्मेंस दे अचीव एंड द आउटकम्स रिवॉर्ड दे रिसीव। ठीक है, रिलेशनशिप है, तुमको एफर्ट्स दिखाना होगा, तुम ही रीज़न हो, तुमको अवार्ड्स मिलेगा, तुमको अचीवमेंट मिलेगा, ये वगैरह। ठीक है, मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, अच्छे से देखो, ये बॉक्सर वाला मैकग्रेगर नहीं है, ये दूसरा वाला है। ठीक है, डॉगलस मैकग्रेगर क्या कहता है, देखो, formulated two distinct view of human being based on participation of workers. The first is basically negative, labeled as theory X, and the other is basically positively labeled as theory Y. Both kinds of person exist based on their nature. They need to be managed accordingly. ये दो प्रकार के इंसान आपको मिलेंगे, इसको बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा। एक है नेगेटिव थ्योरी X, दूसरा है पॉजिटिव थ्योरी Y. Now, X क्या है कि the traditional view of the workforce holds that the worker are inherently lazy, self-centered and lacking ambition. ठीक है, therefore an appropriate management style is strong top-down control चाहिए होगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे X मतलब ये ट्रेडिशनल ये कहा जाता है, ट्रेडिशनल वो लोग देख के आ रहे हैं कि वर्कर्स जो है ना वो इनहेरिट करते हैं लेजीनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, लैकिंग एम्बिशन, तो उनको उस हिसाब से आपको मैनेज करना होगा। एंड थ्योरी वाई, दिस व्यू पोस्टुलेट्स that workers are inherently motivated and eager to accept responsibility. An appropriate management style is focused on creating a productive work environment coupled with positive rewards and reinforcement. तो अगर आप लोग रिवॉर्ड वगैरह एंड अच्छा इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दे पा रहे हो तो वो वर्कर भी मोटिवेटेड रहेगा एंड प्रॉपरली वो काम भी करेगा। तो ये एक्स एंड वाई समझ में आ चुका है। एक्स है नेगेटिव, वाई है पॉजिटिव। एक्स कहता है कि भैया ये तो उनके इनहेरिटेंस में ही है कि वो लोग लेजी रहेंगे, एंड वाई कहता है कि भैया उनके इनहेरिटेंस में पॉजिटिविटी है, उनके इनहेरिटेंस में जो है मोटिवेट रहना है, लेकिन आपको प्रॉपरली मोटिवेट करना होगा, उसको एक्टिवेट करना होगा। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट हम लोग लास्ट कमांडिंग देखने वाले, जो कि हम लोग ने देखा नहीं है अभी तक। कमांडिंग देखेंगे, क्या बताओ? कमांडिंग ज़्यादा नहीं है, फटाफट कर लेंगे। कमांडिंग में क्या बताया कि कमांडिंग रेफर्स टू सेटिंग द बिजनेस गोइंग टू गेट डिजायर्ड ऑप्टिमम रिजल्ट्स फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स. Fayol conceived the function of command as the operation of organization. He emphasized that the managers must possess the requisite personal qualities and knowledge, the principles of management. तो सिंपल चीज़ यही है कि तुम अगर कमांड कर रहे हो किसी को तो तुमको प्रॉपरली करना होगा, इस हिसाब से करना होगा, प्रॉपर वे में करना होगा, प्रॉपर स्किल होना होगा तुमको किसी को काम करवाने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता जाओ जाके वो काम कर लो, ऐसा करके अगर बोलोगे तो वो ज़्यादा टाइम काम नहीं करेगा। तो बॉस वो नहीं होता जो बैठ के सिर्फ कमांड देता है, बॉस वो होता है, लीडर वो होता है जो आगे रह के बाकी को पुल करता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको समझ में आया। कमांडिंग का भी एक नेचर होता है, एक प्रॉपर नेचर जो आगे होके तुमको करना होगा। लास्ट में आएगा कंट्रोलिंग फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग देखेंगे हम लोग। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग इज एन एंड फंक्शन, मतलब ये लास्ट फंक्शन है. अ फंक्शन विच कम्स वंस द परफॉर्मेंस आर मेड इन कन्फर्मिटीज विद प्लान्स, मतलब प्लान के हिसाब से अगर परफॉर्मेंस हो रहा है उसके बाद आपको कंट्रोल करना होगा. कंट्रोलिंग इज अ pervasive function which means it is performed by managers at all levels and in all types and concern. ठीक है. फिर controlling is forward looking because effective controlling is not possible without past being controlled. Controlling always look to future so that follow up can be made whenever required. तो तुमको जो कंट्रोल करना होगा तो तुमको इस हिसाब से फ्यूचर का देख के कंट्रोल करना होगा. समझ में आ रहा है? क्योंकि ये फास्ट मतलब सीधे जाने वाला चीज़ है. यू हैव टू कीप ऑन कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग थिंग्स. Controlling is a dynamic process. Since controlling requires taking revival method, changes have to be made wherever possible. तो अगर आप कंट्रोल कर रहे हो किसी भी चीज़ को
तो एक डायनेमिक फॉर्म का जो है एक फंक्शन है इसका। तो डायनेमिक नेचर होने से क्या होता है कि टाइम टू टाइम तुमको चेंज करना होगा तुम्हारे कंट्रोलिंग बिहेवियर्स, कंट्रोलिंग मेथड्स में, ठीक है। फिर है कंट्रोलिंग इज रिलेटेड विथ प्लानिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू इनसेपरेबल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस एक्सरसाइज एंड विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग इज यूजलेस। फिर प्लानिंग प्रीसपोजेस कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग सक्सीड्स प्लानिंग, ठीक है, कि सबसे पहले प्लानिंग करोगे फिर जाके कंट्रोल करोगे। अगर विदाउट प्लानिंग तुम कंट्रोल कैसे करोगे, सीधी बात, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रीच के हिसाब से कंट्रोलिंग इज ए सिस्टमैटिक एक्सरसाइज एंड अकॉर्डिंग टू डॉनवेल कंट्रोलिंग इज ए नेविगेटिंग प्रोसेस। देखो सिस्टमैटिक प्रोसेस का हिसाब अगर आप करोगे तो सिस्टमैटिक मतलब इट्स अ सिस्टम, इट्स अ वे ऑफ इट्स अ डिक्लाइंड, इट्स अ मतलब डिक्टेटेड वे ऑफ कंट्रोल, मतलब प्रोसेस है ना, डिक्टेटेड वे ऑफ डूइंग समथिंग, जो कि ऑब्वियसली कंट्रोलिंग होता है। मतलब कंट्रोलिंग एक ऐसा सिस्टमैटिक पैटर्न है जो एक हिसाब से होना चाहिए, मतलब एक ऑलरेडी प्री डिसाइडेड पैटर्न है जिसके हिसाब से तुम कंट्रोल करोगे। यह है तुम्हारा कंट्रोलिंग इज अ सिस्टमैटिक एक्सरसाइज, ठीक है, इट्स अ सिस्टमैटिक एक्सरसाइज। एंड नेक्स्ट डॉनवेल कहता है कि कंट्रोलिंग इज अ नेविगेटिंग प्रोसेस, मतलब यू हैव टू कंट्रोल एंड नेविगेट कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कि पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक बिहेवियरल चेंजेस विथ योर कंट्रोलिंग प्लान एंड जो आपके मेथड्स है उसको चेंज करना होगा। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट है हाउ टू कंट्रोल। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेजरेबल और टेंजिबल, नॉन मेजरेबल और इंटेंजिबल, ये देखेंगे हम लोग। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स आर द प्लान्स और द टारगेट्स विच हैव टू बी अचीव्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फंक्शंस। दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, देखो जैसे हम लोग नहीं कहते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो एक हिसाब से तुमको काम करना होगा ना, एक हिसाब से तुमको काम करना होगा। तुमको सिर्फ काम करना है, इस मतलब तुम अपने हिसाब से काम करोगे ऐसा नहीं, इसका एक स्टैंडर्ड होता है कि इस हिसाब से तुमको काम करना होगा। तुम अपने हिसाब से करना चाहते हो वैसे नहीं होगा, तुमको इस हिसाब से एक पर्टिकुलर डिसाइडेड हिसाब से तुमको काम करना होगा, ठीक है। दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्राइटेरियंस फॉर जजिंग द परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड्स जनरली आर क्लासिफाइड इनटू टू, measurable or tangible, non-measurable or intangible. Those standards which can be measured and expressed are called measurable standards. They can be in form of cost, output, expenditure, time, profit, etc. and which can't be measured monetarily. For example, performance of manager, deviation of worker, then their attitude towards the concern. These are called intangible standards. ठीक है? अच्छा, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, टेकिंग रेमेडियल एक्शन, ये सब आ जाएंगे आपके हाउ टू कंट्रोल में। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कि आपको मेजर करना होगा टाइम टू टाइम कि कैसे किस हिसाब से परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, कैसे किस हिसाब से परफॉर्म हो रहा है। एंड कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड, मतलब जो काम एम्प्लॉय कर रहा है और जो एक्चुअल स्टैंडर्ड बना के रखा है क्या दोनों सेम है कि नहीं, वो तुमको कंपेयर करना होगा, तब जाके तुम कंट्रोल कर पाओगे। फिर टेकिंग रेमेडियल एक्शन, अगर वो प्रॉपर हिसाब से नहीं काम हो रहा है देन यू हैव टू टेक एन एक्शन। समझे? क्लियर? तो इसके साथ ये लास्ट टॉपिक था, इसके साथ ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा जो चैप्टर है वो। मैनेजमेंट इज अबाउट persuading people to do things they do not want to do, while leadership is about inspiring people to do things they never thought they could. तो management and leadership, management is about what? Persuading people to do things they do not want to do, manage करना, ठीक है, जो तुम उनको करने का मन नहीं है। लेकिन लीडरशिप क्या है कि इंस्पायरिंग दैम, तुमको उसको ऐसा भरोसा दिलाना होगा, दिल और दिमाग में बिठाना होगा, भैया इंस्पायर करना होगा, भैया तुम भी कर सकते हो और तुमको करना है, ठीक है, कि तुम तो कभी सोच भी नहीं सकते तो तुम कर पाओगे, लेकिन वो करना है, इस हिसाब से करना है, तो ये लीडर बनता है। समझ में आ चुका है? थैंक्स टू स्टीव जॉब्स। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है ये सब कुछ हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, आज का वीडियो यही तक रहेगा। लेकिन ये दो चीज़ जो आपको करना है, सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पे, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं सुपरविजन एंड एक्सप्लेनेशन में। सुपरविजन का मतलब तो तुमको पता है कि ओवरसीइंग, क्या ओवरसी करना, क्या चीज़ ओवरसी करना सर? अपने एम्प्लॉयज़ के काम को, अपने सबॉर्डिनेट्स के काम को, हर एक लेवल पे, हर एक लेवल के मैनेजमेंट पे, ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में तुमको देखना है, सुपरवाइज करना है, डायरेक्ट करना है, रीडायरेक्ट करना है, इमीडिएट गाइडेंस करना है,
ये होता है सुपरविजन। समझ में आ चुके? कम्युनिकेशन का मतलब होता है टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, पासिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये सारा होता है कम्युनिकेशन। मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को कम्युनिकेट करेगा, अपने सबॉर्डिनेट्स अपने टीम मेंबर्स को कम्युनिकेट करेंगे, तो ये होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग और पासिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये समझ में आ चुका है? सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन एग्जामिनेशन में वैसे कुछ खास यहाँ से पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ जो है ना, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है भाई मेरे। हाँ, सच्ची में बता रहा हूँ मैं, पूरा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई मेरे। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।